हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें और जीवन में क्रांति कर दें, ताकि लोग आपको हमेशा याद रखें। और क्रांति पढ़ कर के करनी है, हमें किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और ये क्रांति अगर हुई तो आपको जीवन में सफल होने से कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम बात करेंगे आज 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। 1857 क्रांति के आर्थिक कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण देखिए, ध्यान से सुनना। कई लोग आप में से, मुझे पता है, ऐसा सोच रहे होंगे कि गुरुजी इतना ज्यादा डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं। उसके पीछे कारण है बेटा। क्या कारण है? कारण आपका हित है। आजकल कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि कहां पर कौन सी जगह है जो है किसने नेतृत्व किया, ये नहीं पूछा जाते। कारण आपसे विशेष कि कौन सा कारण शामिल था, कौन सा कारण शामिल नहीं था, और साथ ही साथ जानकारी के स्रोत। आजकल वो बातें, जमाना गया जब सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते थे, आ गए ना। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें बचेगी नहीं कुछ। ठीक है, तो ध्यान देना। आर्थिक कारणों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला आर्थिक कारण आता है बेटा जी, क्या आर्थिक कारण आता है? केलिको। तो केलिको, दो चीजें याद रखना। केलिको के बारे में क्या चीजें याद रखना? क्या है केलिको? पहले तो उसकी भी बात करेंगे, हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है ना। केलिको, सीधा सीधा प्रश्न ये आता है कि आपका मुगल काल भी चूंकि आपके पाठ्यक्रम में है, तो वहां पर आपसे मुगल काल के संदर्भ में तो एक प्रश्न बनता है कि मुगल काल में सूती वस्त्र को क्या कहा जाता था? केलिको कहा जाता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। और दूसरी बात बेटा जी क्या, कि मुगल काल में रेशमी जो वस्त्र होता था उसको पटोला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पटोला। सूती वस्त्र को केलिको क्यों कहा जाता था? केलिको, इसके पीछे भी कारण था। औद्योगिक क्रांति जब प्रारंभ हुई ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी लगभग, ऐसा है ना। भाप का इंजन, जेम्स वाट। भारत एक तरीके से कच्चा माल प्रोवाइड करवाने वाला सबसे बड़ा देश था। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोपीय लोग भारतीय जो सूती वस्त्र था, इस सूती वस्त्र को कालीकट बंदरगाह के माध्यम से अन्य देशों में लेकर के जाते थे, और इसीलिए इस सूती वस्त्र को शब्द नाम दे दिया गया। और नाम क्या दिया गया बेटा? केलिको। क्या नाम दिया गया? केलिको। आपने यदि 1764 के बक्सर युद्ध के बारे में सुना है, तो वस्तुतः जो ये भारत में यूरोपीय कंपनी, अब देखो कुछ थोड़ी सी मुझे बातें आपको फ्लैशबैक में लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम का में ये चीज बताना अनिवार्य है। भारत में यूरोपीय कंपनी की जो है स्थापना के संदर्भ में जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वस्तुतः भारत में अपनी साम्राज्य की जड़ें स्थापित करने से पूर्व दो युद्ध विशेष रूप से लड़े। एक 1757 प्लासी का युद्ध और दूसरा 1764 बक्सर का युद्ध। विशेष रूप में 1764 के बक्सर युद्ध से पूर्व इन अंग्रेजों की कोई ज्यादा औकात थी नहीं। एक केवल सामान्य व्यापारी के रूप में थे। लेकिन ये जो दो युद्ध थे, प्लासी और बक्सर का युद्ध, इन दोनों के दोनों युद्धों ने इन अंग्रेजों को भारत में स्थापित करने का कार्य किया। समझना चीजों को। तो 1764 के बक्सर युद्ध से पूर्व ये जो अंग्रेज केवल सामान्य व्यापारी एक तरीके से मान सकते हैं, 1764 में पूर्ण रूपेण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हो जाती है भारत में, पूर्ण रूपेण, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा है। ये साम्राज्यवादी वाली नीति वाली जो बात है वो 1764 में बक्सर युद्ध के बाद आई।
तो 1764 से पूर्व क्या करता था, जब अंग्रेज भारतीय लोगों से सामान खरीदते थे, अंग्रेज भारतीय लोगों से जब सामान खरीदते थे तो सामान के बदले जो है सोना और चांदी देते थे। इस सामान के बदले क्या देते थे, सोना चांदी लाते थे, और वो सोना चांदी ला करके इन लोगों को, भारतीय लोगों को दे देते थे, और देने के साथ ही साथ वो अपना सामान लेकर के चले जाते थे। उसको फिर वो अपनी मनमर्जी से आगे जैसे भी बेचना हो उस तरीके से बेचते थे। इसीलिए बर्नियर का एक कथन है, देखो क्या बर्नियर क्या कहता है कि भारत एक अथाह सोने का गड्ढा है, जहां सोना आने के लिए जगह तो है परंतु जाने के लिए जगह नहीं है। इसके पीछे ये सबसे बड़ा यही कारण था। लेकिन इस 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आता है, तो इसी समय एक तो अवध के नवाब के साथ में और दूसरे मुगल बादशाह के साथ में इलाहाबाद की संधि की जाती है। और इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में दीवानी और राजस्व से संबंधित जितने भी अधिकार थे वो सारे के सारे अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चले जाते हैं। राजस्व वसूलने का अधिकार एक तरीके से किसके पास में चला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पूर्ण रूपेण राजस्व का अधिकार चला गया, तो यहीं पर इन्होंने क्या किया कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया व्यापारी थे, ये भारतीय व्यापारियों से लगभग 95% चुंगी वसूल करते थे। 95%। आप सोचो कि 100% में से 95% यदि चुंगी के रूप में चलाए जाए तो पिछले अब पीछे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला। तो 95% तक जो है राजस्व वसूल कर लिया जाता था, चुंगी वसूल कर ली जाती थी, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा भारतीय व्यापारियों से। जबकि अंग्रेजी व्यापारियों से केवल और केवल 2%, 3% और 3.5% तक ही चुंगी वसूल की जाती थी। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या करें। अब बेचारे जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय व्यापारी है, ये भारतीय व्यापारी अपना जो माल है, जो केलिको है, जो पटोला है, इस चीज को सीधे सीधे तो वो निर्यात कर ही नहीं सकते, सीधे सीधे निर्यात कर नहीं सकते। अब सीधे सीधे यदि निर्यात नहीं कर सकते तो इस स्थिति में क्या करेंगे वो, इस स्थिति में वो ये करेंगे कि अपना जो माल है वो सस्ते दामों में अंग्रेजों को बेचने के लिए जो है मजबूर होना पड़ेगा। बहुत बुरी स्थितियां हो गई थी, क्योंकि यदि खुद लेके जाएगा तो 95% तक चुंगी, तो पीछे 5% में क्या करेगा, वो बचेगा ही नहीं कुछ, उसका भाड़ा किराए में चला जाएगा। 5% तो एक तरीके से फ्री में बांट के आ जाएगा वो, तो ये वाली बात हो जाएगी। तो इस स्थिति में वो अंग्रेजों को कहते थे कि भाई तुम ले लो, तो अंग्रेज बहुत सस्ते भाव में उसको माल को ले लेते थे, और माल को लेने के बाद में यूरोप भेज दिया जाता था। यहीं से ये कच्चा माल पके निर्मित माल के रूप में भारत आता था, और इसी भारत के माल को, है ना, वापिस पुनः 1000 गुना महंगे दामों में भारतीय बाजार में बेच दिया जाता था। तो चारों तरफ से लूट मचा रखी थी किसने, इसने, अंग्रेजों ने। देखो केलिको क्या है, तो औद्योगिक क्रांति के दौरान, औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोपीय लोग भारतीय सूती वस्त्र जिसे कालीकट बंदरगाह के माध्यम से अन्य देशों में भेजते थे।
कैलिको कहा जाता था। याद रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि 1765, दो संधियां हुई है इलाहाबाद की, अगस्त में है दोनों ही। 1765 के बाद बंगाल के दीवानी अधिकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुए। उन्होंने भारतीय व्यापारियों से, उन्होंने भारतीय व्यापारियों से नाइन्टी 95% तक चुंगी वसूली। जबकि अंग्रेज व्यापारियों से नाम मात्र की, अंग्रेज व्यापारियों से मात्र 2%, 2.5% या 3% चुंगी ही वसूली जाती थी। आगे बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा करने वाले हैं। आपका ध्यान केवल मैं बोर्ड के ऊपर चाहूंगा, आपस में किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करेगा। आपको अभी हम बात करेंगे भू राजस्व व्यवस्था की। भू राजस्व व्यवस्था। अब देखो बेटा, यहां पर एक छोटी सी मैं बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। क्या बात कहना चाहता हूं कि भू राजस्व व्यवस्था में हम लोग वस्तुतः 3 राजस्व व्यवस्थाओं की बात करेंगे। कौन कौन सी राजस्व व्यवस्था है? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त, नंबर 2 रैयतवाड़ी और नंबर 3 महलवाड़ी। ये 3 चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है। आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। कुछ पृष्ठभूमि इसकी मैं चर्चा करूंगा कि राजस्व व्यवस्था की क्या पृष्ठभूमि रही। हमारे पाठ्यक्रम में इतना नहीं है डिटेल में, क्योंकि अलग से फिर हम बात करेंगे ब्रिटिश काल के दौरान आर्थिक जो सुधार वगैरह वाला जो पोर्शन है उसमें हालांकि और इसको चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। क्या मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की
और इसके द्वारा बंगाल के दीवानी अधिकार सारे के सारे प्राप्त कर लिए थे और यहीं से राजस्व वसूलना प्रारंभ कर दिया। जब 1765 में ये वहां के जो दीवानी अधिकार उन्होंने प्राप्त किए थे, उस समय क्या स्थितियां थी? राजस्व के 3 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं उस समय। पहला राजस्व जो भू राजस्व हुआ करता था या जिसे नमक राजस्व कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत था भू राजस्व, है ना। 80% तक की जो कुल आय है वो इसी राजस्व से प्राप्त होती थी। नंबर 2 आयात और निर्यात पथ कर जो था वो, और तीसरा जो था वो आबकारी कर जो है वसूला जाता था। क्या? आबकारी कर वसूला जाता था। ये 3 प्रकार के उस समय टैक्स जो है विशेष रूप से हुआ करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे चल करके जब 1765 की इलाहाबाद संधि के द्वारा ये सारी की सारी चीजें मिल गई, तब उन्होंने अंग्रेजों ने अपना वहां पर अपना शिकंजा कसना प्रारंभ किया। और शिकंजा कैसे प्रारंभ किया? देखो, क्योंकि मुगल काल का यहां पर पतन हो रहा है और मुगल काल का जब पतन हो रहा था तो इस समय जो स्थानीय लोग थे, वो स्थानीय लोग अपने अपने क्षेत्रों में, जो बड़े जो लोग थे वो अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना प्रभुत्व रखते थे। और जो किसान जो थे वो किसान भूमि के वंशानुगत मालिक बनने लगे। जब हम बात करते हैं मुगल काल की, तो मुगल काल में विशेष रूप से एक भूमि का उल्लेख मिलता है जिसे हम खालसा भूमि कहते हैं। सरकारी भूमि हुआ करती थी जो मनसबदारी के रूप में दे दी जाती थी। मनसबदार व्यवस्था को चलाने के लिए वतन है जागीर जिसे कहा जाता था, है ना, वेतन के बदले दे दिया जाता था। आगे बात करेंगे कभी, ठीक है। तो वस्तुतः ध्यान रखना कि किसान अब क्या हो रहे थे कि भूमि के वंशानुगत जो है मालिक हो रहे थे। और इसी स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नायाब की स्थापना की 1769-70 के आसपास। और यहीं पर 1769 में एक उल्लेख और ये मिलता है कि राजस्व वसूल करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए जिला निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। और बाद में 1770 में 2 परिषदें भी इसके लिए बना दी गई थी। बंगाल और बिहार को जो है मुख्य क्षेत्र मानते हुए बंगाल का मुख्यालय मुर्शिदाबाद और बिहार का जो मुख्यालय रखा गया था वो रखा गया था पटना। क्या रखा गया था? पटना। 1772-73 में हेस्टिंग्स जो थे, इन हेस्टिंग्स साहब ने क्या किया? नायाब का जो पद था उस नायाब के पद को तो किया समाप्त, और समाप्त करने के बाद में जिले के जो निरीक्षक थे, इन निरीक्षकों को राजस्व वसूलने का कार्य दे दिए गए और यही लोग कलेक्टर कहलाए। यही लोग क्या कहलाए? कलेक्टर कहलाए। यहां पर ये जो कलेक्टर यहां पर है, जो पहली बार वारेन हेस्टिंग्स के समय आया, याद रखना, ये वस्तुतः राजस्व इकट्ठा करने वाला व्यक्ति होता था जिसे कलेक्टर कहा जाता था। बाद में आगे चल करके इसी कलेक्टर को जिले की समस्त प्रशासनिक जो है, जिले की समस्त प्रशासनिक शक्तियां दे दी गई थी। किसको? कलेक्टर को। अब देखो, अभी जो प्रश्न पूछा गया था वो फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न ये पूछा गया था कि सर्वप्रथम 5 वर्षीय बंदोबस्त, इसलिए मुझे ये बताना आपके लिए अनिवार्य था कि सर्वप्रथम 5 वर्षीय बंदोबस्त कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? 1772 से लेकर के 1777-78 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। क्या होता था 5 वर्षीय बंदोबस्त? बेटा, भूमि जो है, समझना इसको, इस भूमि का बोली लगा दी जाती थी। बड़े जो लोग हुआ करते थे, बड़े जो किसान होते थे, जमींदार, ठीक है, इस जमींदारों से इस भूमि की बोली लगवा दी जाती थी कि भाई ये भूमि आपकी हो जाएगी, आप जो चाहे जैसा उगाना चाहे उगाएं, लेकिन इसके लिए हमें कितना राजस्व दिया जाएगा। तो मान लो कि जैसे इसने 100 रुपए लगा दिया, इसने 500 रुपए लगा दिया, किसी एक व्यक्ति ने 1000 रुपए लगा दिया, तो इस आधार पर जो व्यक्ति, ऐसा भूस्वामी जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था इस भूमि की, तो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले उस भूस्वामी को
5 वर्ष के लिए इस भूमि के लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। कितने वर्ष के? 5 वर्ष का। और इसी को पंचवर्षीय बंदोबस्त कहा गया। क्या कहा गया? पंचवर्षीय बंदोबस्त कहा गया। जितना राजस्व आता था उस राजस्व का 9/10 भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता था। ठीक है, तो थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। देखो, पृष्ठभूमि इन तीनों को पढ़ने से पूर्व, क्योंकि ये जरूरी है बेटा जी, इसलिए याद रखिएगा कि 1772-73 ईस्वी में 1772-73 ईस्वी में सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसके तहत इसके तहत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले भूस्वामी को, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले भूस्वामी को पांच वर्ष हेतु राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। ठीक है, अब इस व्यवस्था के तहत होता क्या था? मैंने कहा कि 9/10 भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के रूप में दे दिया जाता था। बाकी का जो राजस्व बचता था वो भूस्वामी अपने पास में रखते थे। ठीक है, तो ये एक तरीके से ध्यान रखना कि क्या चीज है। अब चूंकि ये 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है बेटा, ध्यान रखना। केवल और केवल 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। तो 1778 ईस्वी में इसकी अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि 72-73 में प्रारंभ हो रहा है, तो 77-78 में समाप्त हो जाएगा। जब 78 में इसकी अवधि समाप्त हो गई तो इसको क्या कर दिया गया? 1 वर्षीय बंदोबस्त बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? 1 वर्षीय बंदोबस्त इसको बना दिया। लेकिन उसके पीछे इसको ज्यादा समर्थन मिला नहीं, लगातार ये चीजें चलती रही। तो बहुत सारी चीजें ये इस दौरान घटनाएं घटित होती हैं। आगे बात यदि करते हैं तो देखो 1784 का एक पिट्स इंडिया एक्ट आया, और इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या चीजें हुई, ध्यान से सुनना। पहली बार ये जो इस प्रकार का, जैसे पहली बार 5 वर्षीय लगाया, उसके बाद में 1 वर्षीय लगाया, तो ये जो बंदोबस्त अब तक चले आ रहे थे, तो यहां 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार एक बात कही गई कि भूमि के स्थायी बंदोबस्त करने का आदेश जारी किया गया। नोट, क्या नोट है? ध्यान से सुनना बेटा, कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी के
पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा भूमि के स्थायी बंदोबस्त, भूमि के स्थायी बंदोबस्त करने का आदेश दिया गया। क्योंकि पहली बार उनको ऐसे लगा कि यार ये 5 वर्ष वाला और 1 वर्ष वाला और ये चीजें ठीक नहीं है। अब देखो सितंबर 1786 ईस्वी में, अब देखो एक बात और लॉजिकल सुनना, समझना, इस चीज को केवल सुनना और समझना है। क्या लॉजिकल बात बनती है यहां पर? लॉजिकल बात यह बनती है कि साहब अंग्रेज क्यों ऐसा चाहते थे कि स्थायी बंदोबस्त किया जाए? क्या कारण था इसके पीछे? अंग्रेज ये कार्य इसलिए चाहते थे कि अंग्रेज भारत में अपने लिए, स्वयं के लिए एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो कि अंग्रेजों के लिए रात दिन कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, उनके भारी समर्थक हो जाए। अब इसके लिए ये स्थायी बंदोबस्त चाहते थे ताकि जमींदार जो थे, इन जमींदारों के साथ में वो सद्भावना पूर्वक व्यवहार करे और व्यवहार करके इन समस्त जमींदारों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थकों के रूप में परिवर्तित किया जा सके। समझना इन चीजों को। कचरा लिख करके आप बैठ भी जाओगे, है ना, तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। पेज भरना जरूरी नहीं है, समझना चीजों को अनिवार्य है। कई लोग बोलते हैं, बकवास करते हैं फालतू की, सिलेबस नहीं हो रहा। अरे सिलेबस कर भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे तुम? पेज ही यदि भरने हैं तो मैं 2 घंटे में ही 1857 की क्रांति तुम लोगों को पूरा करवा कर चला भी जाऊंगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या और कैसे हुआ। तो चीजों को समझना अनिवार्य है जीवन में। आज से पहले तुमने लिखा ही है, पेज ही भरा, सिलेबस 50 बार तुमने पूरा कर लिया होगा कई लोगों ने, ठीक है ना। कितनी बार सिलेक्शन हुआ? बड़ा दुख भी होता है कई बार कि जब इतने दिल के साथ में कोई चीजें अटैच करके हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तथ्य बताते हैं, कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं, उस स्थिति में कई लोग बकवास करते हैं और वो फिर हमारे पास मैसेज भी आते हैं, बुरा लगता है। सिलेबस नहीं हुआ, कर्नल टोड नहीं बनना, तुम बन भी नहीं सकते। क्योंकि थोड़ा सा आसपास भी पहुंच जाते ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। तो ये कचरा बकवास करना बंद कर दो जो कर रहे हैं। मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ क्लास में आकर के, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे भाई बहन है और इनको पढ़ाना जरूरी है जीवन में। जो चीजें हमने अब तक सीखी नहीं, ढंग से कॉन्सेप्ट यदि समझ लेते, नौकरी हलवा नहीं है जो सिलेबस पूरा करते ही मिल जाएगी। और कोई भी आपको थाली में डाल के नहीं देगा, ले बेटा मेरा पप्पू जिम ले आजा, है ना। हलवा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते, सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते आजकल। वो जमाना गया जब सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते थे। आई ना बात समझ में? तो जिनको सिलेबस करने की ज्यादा जल्दी है, वो और भी बहुत सारी क्लासें पढ़ी है हिस्ट्री की, है ना, पढ़ लो वहां से। मैं तो बहुत अच्छे से कराऊंगा, ये मेरा वादा है कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे कैसा भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बन जाएगा। ईमानदारी से यदि शांतचित होकर के बैठ करके पढ़ो तो एक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ लॉजिकल रूप में। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तभी आपको सफलता मिलेगी भैया। मेहनत गधा भी करता है, रात दिन करता है। बोझ ढोता है तो बोझा ढोने वाले मत बनो एटलीस्ट। खैर, तो ध्यान से सुनना। क्यों लाना चाहते हैं स्थायी बंदोबस्त? मैंने समझा दिया कि जमींदारों के साथ में सद्भावना पूर्वक व्यवहार करके इन्हें अपने समर्थक के रूप में बनाने चाहते हैं। 1857 की क्रांति का सबसे विफल होने का सबसे बड़ा कारण यही तो था। जमींदारी वर्ग
बहुत बड़ा जमींदारी वर्ग जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थकों के रूप में आ गया। और जो बड़े बड़े जमींदार जो राजा के रूप में होते थे, जहां रियासतों की बातें थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी जमींदारी छिन जाएगी तो हमारा कल्याण, जो हमें पैसा आ रहा है वो पैसा बंद हो जाएगा। तो अपने निजी स्वार्थ और हितों को साधने के लिए उन भारतीय निकृष्ट लोगों ने, भारतीय निकृष्ट निकम्मे राजाओं ने अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सहयोग दिया, और इसी कारण 1857 की क्रांति विफल हो गई। खैर, पहली बार प्रावधान 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। आगे बात करते हैं। तो सितंबर 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के आता है, और ये जो कलेक्टर जो पहली बार नियुक्त किए गए थे 1772-73 वाले रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जहां उन्हें राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया गया था, इन्हें जिले में नियुक्त कर दिया। और जिले में नियुक्त करने के साथ ही साथ याद रखना कि उनको लगान वसूलने का कार्य दिया। जिले के दीवानी जो मामले होते थे, इन दीवानी मामलों को निपटारा करने का अधिकार दिया, वेतन वृद्धि करने का अधिकार दिया, और अतिरिक्त राजस्व यदि वसूल करते हैं, वो ज्यादा राजस्व वसूल करते हैं, तो उस वसूले गए राजस्व में आपको एक जो है विशेष रूप से कमीशन दिया जाएगा। और यहीं पर इन कलेक्टरों की सहायता के लिए जिले में रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए, और उन्हें 200 रुपए, रजिस्ट्रार जो थे उन्हें 200 रुपए तक के मामले निपटाने का अधिकार दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। याद रखना, ये उस समय राजस्व मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनका नाम था जॉन सॉर। क्या नाम था? जॉन सॉर। इस जॉन सॉर ने इस स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। उन्होंने कहा सही कह रहे हो, और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में इन समस्त जमींदारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जमींदारों के साथ में 10 वर्षीय बंदोबस्त समझौता किया। और बाद में उन्होंने घोषणा करी, 1790 की बात बता रहा हूं, देखो बाद में घोषणा उन्होंने क्या की, उन्होंने घोषणा यह की कि इसे स्थायी भी किया जा सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, जिनका नाम था डुंडास। क्या नाम था? डुंडास। इस डुंडास ने 1793 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था विलियम पिट। इन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ये वाला, ठीक है। इन विलियम पिट को समझौते के लिए राजी कर लिया, और समझौते के लिए राजी कर लिया तो जब 10 वर्षीय बंदोबस्त किया गया था, इस बंदोबस्त को 20 वर्ष का बना करके 1793 का जो एक्ट आया, इस एक्ट के द्वारा इसको संपूर्ण भारत में जो है लागू, माफ कीजिएगा, संपूर्ण बंगाल में इस स्थायी बंदोबस्त को क्या कर दिया गया बेटा? लागू कर दिया गया। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? स्थायी बंदोबस्त की। हम बात करेंगे रैयतवाड़ी की, और हम बात करेंगे महलवाड़ी की। क्या होता है स्थायी बंदोबस्त, क्या होता है रैयतवाड़ी, और क्या होती है महलवाड़ी? चीजों को समझना। एक डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम से आपको 3 चीजें समझा रहा हूं। वो तो चीजें बाद में लिखूंगा कि कब क्या लागू किया गया। इस ध्यान आपका केवल और केवल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। ये जो मेरा भूमि है, ये जो मेरा खेत है, ये खेत है जहां पर फसल खड़ी है, ठीक है। क्या है? फसल है बढ़िया सी, ठीक है। कोई भी आप फसल बो दी आपने, ठीक है। ये जो आपका खेत है, अब देखो खेत का राजस्व वसूलने के लिए, खेत का राजस्व वसूलने के लिए 3 चीजें होंगी। 3 चीजें कैसे? एक आपका होगा जमींदार, समझना। इस डायग्राम को यदि समझ गए तो आपकी तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। जमींदार साहब, राजस्व दिया किसको जाएगा? अंग्रेज को, अंग्रेज अधिकारी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी प्रतिनिधि है, कलकत्ता वाला, ठीक है।
ये आपका अंग्रेज अधिकारी, तिरछी टोपी लगाया हुआ, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। एक आपका कौन है, किसान है। कौन है, किसान है। अब चीजें समझना, किसान के हाथ में ये हल हो गया, ये लोग कांधे पर हल रख देता हूं, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं किसान, ये मैं लिख रहा हूं जमींदार, यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BIC लिख रहा हूं। स्थायी बंदोबस्त क्या है, पहले उसको समझ लेना कि इस स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जब इस भूमि, इस खेत का, ये आपका क्या है, खेत है, इस खेत का मालिक कौन हो, खेत का मालिक बना दिया जाए 20 वर्ष के लिए, किसको, जमींदार को। और ये जमींदार राजस्व ले जा करके, क्या चीज बेटा जी, राजस्व ले जा करके, क्या चीज, राजस्व ले जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर के जमा करवा दे। इस प्रकार की जो स्थिति थी, इस स्थिति को क्या कहा गया, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। जब इस संपूर्ण खेत का मालिक जमींदार बन जाए और ये जमींदार 20 वर्ष के लिए हो जाए, कितने वर्ष हेतु बेटा याद रखना, 20 वर्ष के लिए, और ये राजस्व ले जाकर के किसको दे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये जो स्थिति थी, ये आपकी क्या कहलाती थी, स्थायी बंदोबस्त कहलाती थी। और 20 वर्ष के लिए एक जमींदार को इस प्रकार की चीजें सौंप दी गई। इस संपूर्ण भूमि का स्वामी या मालिक किसको बना दिया गया, जमींदार को बनाया गया। ये स्थायी बंदोबस्त आपका हो गया, ठीक है, क्लियर। इसी स्थिति में यदि ये मालिक, ये व्यक्ति यहां का राजस्व जमा नहीं करवा पाता था, तो राजस्व जमा नहीं करवाने पाने की स्थिति में एक नियम लाया गया जिसे कहा गया सनसेट लॉ। क्या कहा गया, सनसेट लॉ, या इसी को हमने क्या बोला, सूर्यास्त कानून। क्या कहा बेटा इसको, सूर्यास्त कानून के तहत यदि वो एक निर्धारित दिन से पूर्व यदि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना राजस्व जमा नहीं करवा पाता था, तो उस स्थिति में उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। क्या कर ली जाती थी, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और इसकी जगह दूसरे को जमींदार बना दिया जाता था। यदि हम बात करें कि स्थायी बंदोबस्त जो था, वो वस्तुतः अंग्रेजों के द्वारा जो है विजित सर्वप्रथम जो क्षेत्र थे, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, संपूर्ण भारत के 19% भूभाग के ऊपर इस जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। ये बात समझना, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसको डिटेल में जब मैं स्थायी बंदोबस्त अभी और लिखाऊंगा आपको, तब और लिखाऊंगा इसमें कुछ चीजें। दूसरी बात कि ऐसी स्थिति जब किसान को इस भूमि का मालिक बना दिया जाए, मालिक कौन हो, किसान हो, मालिक कौन बन जाए, किसान, और ये किसान सीधे सीधे राजस्व जाकर के जमा करवाए। राजस्व याद रखना बेटा, क्या चीज, किसान सीधे सीधे राजस्व जमा करवा दे। क्या चीज, राजस्व जमा करवा दे किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यही वाली चीज क्या कहलाती थी बेटा, रैयतवाड़ी कहलाती थी। यही चीज आपकी क्या कहलाई, रैयतवाड़ी कहलाई। आगे बात समझ में। जब इस संपूर्ण भूमि का मालिक या स्वामी किसान को मान लिया जाता था और किसान सीधे सीधे अपना राजस्व जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने यदि लगान मूवी देखी है तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ जाएगी। तीनों चीजें समझ में आ जाएगी। कौन कौन सी, स्थायी बंदोबस्त भी आ जाएगा, रैयतवाड़ी भी आ जाएगा और महलवाड़ी भी आ जाएगा। लेकिन आपको अब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान होता है। जब किस रैयत और वाड़ी, रैयत का मतलब क्या है, किसान, और वाड़ी का मतलब क्या है, बंदोबस्त।
किसानों का जो बंदोबस्त था, किसान सीधे सीधे भूमि के स्वामी के रूप में उभर करके आया और वो सीधे सीधे जब इनको जमा करवा देता था अपना राजस्व, तो यही चीज क्या कहलाई? रैयतवाड़ी कहलाई। तीसरी चीज महलवाड़ी। तीसरी चीज क्या? महलवाड़ी। अब इस संपूर्ण गांव की भूमि को, संपूर्ण, नंबर 3 बता रहा हूं, देखो, संपूर्ण गांव की गांव की भूमि को, संपूर्ण गांव, महल का मतलब क्या होता था? गांव। संपूर्ण गांव की भूमि को एक इकाई मान लेते थे, एक इकाई मान करके, ठीक है ना, एक इकाई मान लेते थे। और इकाई मानने के बाद में इन किसानों से, है ना, किससे? शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पे आगे फिर पूरा लिखूंगा। इन किसानों से राजस्व वसूलता था कोई एक व्यक्ति। ये किसान अपना एक व्यक्ति निर्धारित कर देते थे मुखिया के माध्यम से। किसान ने किसी न किसी मुखिया के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से जब ये राजस्व देते थे, मुखिया के माध्यम से ये क्या करते थे बेटा? राजस्व पहुंचाते थे। किसको पहुंचाते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यही चीज आपकी किस नाम से प्रसिद्ध हुई? महलवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। किस नाम से? महल का मतलब ही क्या होता है बेटा जी? याद रखिएगा कि महल का मतलब ही क्या होता है? गांव होता है। तो यदि इस एक डायग्राम को आप समझ गए, जहां सीधा सीधे किसान से राजस्व वसूला जाता था, रैयतवाड़ी, जहां इस संपूर्ण भूमि का मालिकाना हक जमींदार को दे दिया जाता था, 20 वर्ष के लिए ये प्रावधान किया जाता था, क्या कहलाता था? स्थायी बंदोबस्त। और जब संपूर्ण गांव की भूमि को एक इकाई के रूप में मान लिया जाता था, किसी न किसी एक मुखिया का चयन कर लिया जाता था और उस मुखिया के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व दिया जाता था। तो यही चीज उसकी क्या कहलाई? महलवाड़ी कहलाई। चलिए आगे बात समझ में। तो अब मैं आपके सामने इन तीनों चीजों की जो है बात करने वाला हूं। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। देखो ध्यान देना बेटा, स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया और इसे लागू करने का श्रेय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था विलियम पिट। कब लागू किया गया? कब लागू किया? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी, 93 ईस्वी। किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। याद रखिएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? ब्रिटेन के पीएम कौन थे इस समय? पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा विलियम पिट, विलियम पिट्स। कहां कहां लागू की गई? ये सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न है आपके। तो अंग्रेजों द्वारा विजित, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम विजित, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम विजित
क्षेत्रों में, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार व उड़ीसा। याद रखिएगा, बंगाल, बिहार व उड़ीसा एक ही लाइन में लिख देता हूं, जिसमें संपूर्ण ब्रिटिश भारत का, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग शामिल था। यही प्रश्न आता है, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाता है कि स्थायी बंदोबस्त जो था वो कितने प्रतिशत भूभाग पे लागू किया गया। 19%। याद रखना, कितने प्रतिशत? 19%। अगली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट अन्य नाम। मैं समझा चुका हूं सारी चीजें, है ना। अन्य नाम क्या क्या? जमींदारी व्यवस्था, इसी को इस्तमरारी, इस्तमरारी, और इसी को याद रखिएगा विश्वेदारी कहा जाता था। विश्वेदारी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था के तहत संपूर्ण भूमि का स्वामी, संपूर्ण भूमि का स्वामित्व, संपूर्ण भूमि का स्वामित्व 20 वर्ष हेतु जमींदार को दे दिया जाता था। जमींदार राजस्व एकत्रित कर अंग्रेजों को जमा करवाता था। यदि जमींदार एक नियत दिन से पूर्व यदि जमींदार एक नियत दिन से पूर्व, नियत दिन के सूर्यास्त होने से पूर्व, दिन के सूर्यास्त होने से पूर्व राजस्व जमा नहीं करवा पाता था, तो राजस्व जमा नहीं करवा पाता था, तो नहीं करवा पाता था, तो
सूर्यास्त कानून के तहत, सूर्यास्त कानून के तहत उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमने बात की स्थायी बंदोबस्त की। अगला नंबर 2, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी ध्यान से सुनना, समझना। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान। अब यहां से अभी पिछले जो है प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्या पूछा गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप में कहां पर लागू की गई। प्रायोगिक रूप में, ध्यान से सुनना। तो प्रायोगिक रूप में ये स्थायी बंदोबस्त से पूर्व लग चुकी थी। स्थायी बंदोबस्त तो मार्च 1793 में आया, जबकि यदि हम बात करें रैयतवाड़ी की, किसकी बात करें, रैयतवाड़ी की, तो बेटा जी याद रखना कि प्रायोगिक तौर पर 1792 में, आर से आर याद रखना, रैयत का मतलब क्या है, किसान है। तो आर से आर याद रखना क्या, रीड, कैप्टन रीड। 1792 में कैप्टन रीड के द्वारा सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल, सबसे पहले रैयत मतलब किसान को 12 महल में रखना है। कहां रखोगे, 12 महल में। तो सर्वप्रथम तमिलनाडु के रैयत जो है 12 महल नामक स्थान पर प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा। फिर उसके बाद में 1809 ईस्वी में इस कैप्टन रीड ने अन्य कुछ प्रांतों में इसको और लागू किया। अब व्यवस्था क्या थी, व्यवस्था में आपको पता है कि इस व्यवस्था के तहत भूमि का स्वामी कौन होता था, किसान। किसान अपना राजस्व सीधा सीधा किसको जमा करवाता था, कंपनी को जमा करवा सकता था। तो देखो रैयतवाड़ी, रैयत का शाब्दिक अर्थ देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रैयत, रैयत प्लस वाड़ी। ठीक है, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान, और वाड़ी का मतलब बेटा जी क्या होता है, बंदोबस्त। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को, या इस व्यवस्था को तमिलनाडु के 12 महल, में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया। प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया। नेक्स्ट 1809 ईस्वी में भी इसे कुछ प्रांतों में लागू किया गया। 1809 ईस्वी में रीड ने इसे कुछ प्रांतों में लागू किया।
क्या है ये व्यवस्था? क्या थी ये व्यवस्था? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यवस्था के तहत संपूर्ण भूमि का स्वामी किसान को बना दिया जाता था। तथा किसान ही प्रत्यक्ष रूप से अपना कर कंपनी को जमा करवा सकता था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1820 में कैप्टन मुनरो ने यह व्यवस्था संपूर्ण मद्रास व बंबई में लागू की। बंबई व मद्रास में लागू की। यह व्यवस्था सर्वाधिक इक्यावन % ब्रिटिश भारत में लागू की गई। ठीक है, 51% ब्रिटिश भूभाग। ठीक है, आगे बात समझिए। वस्तुतः मुंबई में इस व्यवस्था को पूर्ण रूपेण लागू करने का श्रेय एल्फिंस्टन को जाता है। एक नोट लगा करके लिख रहा हूं मैं। ठीक है, नोट। मुंबई में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने का श्रेय एल्फिंस्टन को जाता है। एल्फिंस्टन को जाता है। ठीक है, आगे बात समझिए। अब देखो, एक तरीके से यदि हम इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो क्या चीज हो सकती है बेटा। ठीक है, देखो ये वाला जो भाग है आपका बंगाल वाला भाग है। कौन सा है? बंगाल वाला भाग। ये मद्रास वाला भाग और ये आपका बंबई वाला भाग। ठीक है, बंगाल में कौन सी है?
स्थायी बंदोबस्त। मद्रास में कौन सी आई है? रैयतवाड़ी। मुंबई में कौन सी आई है? रैयतवाड़ी। मुंबई में पूर्ण रूप से इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? एल्फिंस्टन को। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि किसानों के साथ में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित कर अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना। उद्देश्य क्या है इसका? किसानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित कर अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना। अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना। ठीक है, किसानों के साथ में डायरेक्ट रूप से जो है वो क्या करना चाह रहे थे, याद रखिएगा कि डायरेक्ट सीधे सीधे कनेक्शन स्थापित करना चाह रहे थे। क्या क्या शर्तें थी इसकी विशेष रूप से, तो केवल ऐसे ओरली बता रहा हूँ, ठीक है, इतना ज्यादा अपने को डिटेल में वैसे पढ़ना नहीं है। कि किसानों को भूमि का एक तो स्वामी बना दिया गया, बता चुका मैं बात। राजस्व जमा नहीं करवाने पर उनकी भूमि के ऊपर अधिकार हो जाएगा, वही शर्त जो जिस प्रकार से हम स्थायी बंदोबस्त में कर रहे थे। और सूर्यास्त कानून के द्वारा इसको भी नीलाम कर दिया जाता था। किसान समय पर राजस्व जमा नहीं करवा पाने पर सनसेट लॉ के द्वारा किसानों की भूमि नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, तो एक तरीके से बड़ा जो कारण है ना, वो बड़ा कारण क्या बेटा, याद रखना, बड़ा कारण क्या है कि साम्राज्यवादी नीति का भाग है। किसान जमा नहीं करवा पाता था। अब वस्तुतः क्या है कि राजस्व के रूप में 3/4 भाग, कितना, 3/4 भाग राजस्व के रूप में, तीसरा भाग, उपज का तीसरा भाग जो है वसूल लिया जाता था राजस्व के रूप में। 3/4 भाग अर्थात उपज का तीसरा भाग इतना ज्यादा राजस्व वसूल लिया जाता था, उनके पास कुछ बचता नहीं था। वस्तुतः यदि हम बात करें ना, तो क्योंकि अंग्रेज जो अधिकारी थे, वो अंग्रेज अधिकारी इन किसानों के साथ में, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें उनसे भूमि छीनने का जो है धमकी देते थे। आगे बात समझ में क्लियर है? तो वस्तुतः ये 95%, कितना, 95% तक जो है वसूल लिया जाता था। यदि रिश्वत नहीं मिलती इन किसानों के द्वारा, इन अधिकारियों को उनकी मनमानी नहीं करनी दी जाती, तो क्या करते थे वो, कि वो मनमर्जी से उत्पादन क्षमता दर्शा देते थे, और उत्पादन क्षमता यदि दर्शा देते थे तो किसानों की हालत बेचारों की वैसे ही ज्यादा खराब हो जाती थी। तो इस स्थिति में किसानों को उन अधिकारियों के साथ में कई प्रकार के समझौते भी करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। आ गई बात समझ में? एक तरीके से भ्रष्ट व्यवस्था थी ये, कौन सी, रैयतवाड़ी।
अगली जो हमारी कक्षा होने वाली है उसमें हम बात करेंगे महालवाड़ी की, और प्रयास ये करेंगे कि अगली क्लास में जो है आपका 1857 की क्रांति वाला जो चैप्टर है वो क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लास और। ठीक है, क्योंकि कुछ मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से नेतृत्व किया गया। तत्कालीन कारणों की भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में इसको तिलांजलि दे देंगे। ठीक है, तो चिंता मत करिएगा, मस्ती से आराम से बस पढ़ते रहिए, स्वाध्याय करिएगा। ठीक है, मेरे लिए विद्यार्थी होने से पूर्व भाई बहन के रूप में है, और जिस प्रकार से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों का हित चाहता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहनों का हित हो। ठीक है, चलिए खैर, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। आप लोग जल्द से जल्द सफल हो। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।